अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि जैसे कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बात की थी, आज हम फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप हाउ टू फाइल I-130 पिटिशन फॉर योर स्पाउस। तो जो भी वीज़ा जो मैरिज के थ्रू होता है, CR1 वीज़ा, IR1 वीज़ा, उसको अप्लाई करने का जो फर्स्ट स्टेप होता है, जो एप्लीकेशन फिल करनी होती है आपको I-130 फॉर्म की, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने होते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। ओके, तो अब जो है वो आपकी सबसे पहले शादी हो गई है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है ताकि आप अपना वीज़ा प्रोसेस कर सकें अपने स्पाउस के लिए, हस्बैंड और वाइफ के लिए। तो पहला जो स्टेप होता है वो होता है फाइलिंग ए पिटिशन फॉर योर स्पाउस, जिसका नाम होता है I-130 एप्लीकेशन या I-130 पिटिशन फॉर एलियन रिलेटिव। अच्छा, इसके अंदर मैं ये क्लियर कर दूं कि ये फॉर्म आपको पूरा फिल करना होता है और ये फॉर्म एक डिटेल्ड फॉर्म होता है जिसमें 2 वर्ड, मैं आपको पूरा फॉर्म कैसे फिल करना है वो तो इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ, लेकिन 2 वर्ड्स आप इस फॉर्म में ज़रूर देखेंगे जिसको आपको मालूम होना चाहिए। वो होता है बेनिफिशरी और पिटिशनर। तो पिटिशनर हमेशा वो होता है जिसके पास US सिटीजनशिप होती है या परमानेंट रेजिडेंट कार्ड होता है, जो बेसिकली स्पॉन्सर कर रहा होता है दूसरे जो है वो अपने स्पाउस को। यानी जो पिटिशनर होता है वो फाइल करेगा, वो स्पॉन्सर करेगा उस इंसान को जिसको वो अपने पास बुलाना चाह रहा है। अब जिसको वो बुलाना चाह रहा है, जो उसका हस्बैंड एंड वाइफ है, वो बेनिफिशरी होगा। यानी जो आ रहा है वहाँ पे ग्रीन कार्ड लेने के लिए, जिसके लिए पूरा प्रोसेस किया जा रहा है, वो बेनिफिशरी है। और जो अप्लाई कर रहा है, जो कह रहा है कि जी मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ अपने हस्बैंड या वाइफ को, वो कहला रहा है पिटिशनर। तो हमारे केस में जो है वो मेरे हस्बैंड जो थे वो पिटिशनर थे और मैं जो थी वो बेनिफिशरी थी, क्योंकि मेरे लिए ग्रीन कार्ड का ये एप्लीकेशन प्रोसेस हुआ था और मेरे हस्बैंड ने मुझे स्पॉन्सर किया था। तो ये 2 वर्ड्स मैं क्लियर बस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब भी आप फॉर्म खुद से फिल करेंगे तो क्योंकि सब लोग लॉयर नहीं लेते, कुछ लोग खुद भी फिल करते हैं, तो ये 2 वर्ड ज़रूर होते हैं क्योंकि इस फॉर्म के अंदर वो पिटिशनर का एड्रेस, बेनिफिशरी का एड्रेस, यानी जो मेरे केस में मेरा एड्रेस बेनिफिशरी का एड्रेस, मेरे हस्बैंड का एड्रेस पिटिशनर का एड्रेस, मेरी डेट ऑफ बर्थ बेनिफिशरी की डेट ऑफ बर्थ, मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ, पिटिशनर की डेट ऑफ बर्थ। तो ये सारे वर्ड्स के थ्रू ही वो आपको ये फॉर्म फिल करना। हाउ टू डाउनलोड दिस फॉर्म, वेयर टू गेट दिस फॉर्म, वेयर टू फाइंड दिस फॉर्म। तो ये फॉर्म आपको मिलेगा, इसका ऑनलाइन लिंक है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। आप वहाँ से फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप ये I-130 की एप्लीकेशन जो है वो बाय मेल करना चाह रहे हैं या आप इसे ऑनलाइन सबमिट करना चाह रहे हैं। ऑनलाइन ये पूरी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है कि आप ऑनलाइन फिल कर दें, डॉक्यूमेंट्स ऐड कर दें, सबमिट कर दें और वो हो जाएगी। तो अब जो है वो उसका सेकंड स्टेप देखते हैं। आपने जो है वो फॉर्म पूरा फिल कर लिया, उसमें बेनिफिशरी की और जो है वो पिटिशनर की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। उसके बाद जो है वो अगला स्टेप है उसके डॉक्यूमेंट्स गैदर करना, जो डॉक्यूमेंट हमें इसके साथ चाहिए बेसिक। तो उन डॉक्यूमेंट में आपको देख के बताती हूँ। सबसे पहले आपको 2x2 पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ्स होती हैं कलर्ड, वो चाहिए, दोनों की, पिटिशनर की भी और बेनिफिशरी की भी, दोनों की आपको कलर्ड फोटोग्राफ चाहिए। उन दोनों फोटोग्राफ्स के पीछे, मैं अपना एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि पीछे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आप लिख सकते हैं फोटोग्राफ्स के पीछे, छोटा छोटा सा, दोनों फोटोग्राफ्स के ऊपर अपने हस्बैंड की पिक्चर पे उनका नाम, वाइफ की पिक्चर पे उनका नाम। उसके बाद आपको चाहिए जो आपका पिटिशनर होता है उसका बर्थ सर्टिफिकेट या नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट या उसका एविडेंस ऑफ US सिटीजनशिप, यानी कि उसका पासपोर्ट होना चाहिए या उसका सिटीजनशिप का जो सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए, कि वो दिखे, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि प्रूफ करे कि वो US का सिटीजन है या ग्रीन कार्ड होल्डर है। क्योंकि I-130 की एप्लीकेशन इस तरह से स्पॉन्सर करना अपने स्पाउस को सिर्फ ग्रीन कार्ड होल्डर कर सकता है या फिर सिटीज़न कर सकता है। तो उसके लिए जो आपको एविडेंस देना होगा US सिटीज़नशिप का, जिसके लिए आपको जो मैंने ये 4 चीज़ें बताई उनमें से कोई भी चीज़ आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो है वो प्रूफ ऑफ पिटिशनर रेजिडेंस। अब अगर आपकी बीवी आपको स्पॉन्सर कर रही है जो कि US में रहती है, या आपका हस्बैंड आपको स्पॉन्सर कर रहा है जो US में रहता है, तो उसका जो भी रेजिडेंस है, उसकी जो उसका घर का एड्रेस है, उसका आपको प्रूफ देना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ वो प्रूफ क्या हो सकता है, कोई भी लेटर या कोई भी बिल जिसके ऊपर उनके घर का एड्रेस लिखा हुआ हो, तो वो आपको इस एप्लीकेशन में शामिल चाहिए, ऐसा डॉक्यूमेंट देना है। उसके बाद आपको देने हैं मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जो बताएगी कि
आपकी शादी हुई है। तो मैरिज सर्टिफिकेट पाकिस्तान और इंडिया के केस में मैं बता दूं कि आपको पाकिस्तान के केस में, मेरे केस में जो हुआ था, तो आपको जो मैरिज सर्टिफिकेट एक होता है जो हमें नादरा की तरफ से इशू होता है, वो सर्टिफिकेट, उर्दू नेकानामा की जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होती है वो, और ओरिजिनल उर्दू नेकानामा, वो तीनों डॉक्यूमेंट्स, मैरिज सर्टिफिकेट, इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ उर्दू नेकानामा और ओरिजिनल उर्दू नेकानामा, तीनों डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको देने हैं। इसके साथ साथ जो भी आपके मैरिज के डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताए, पाकिस्तान के केस में ये दिए जाते हैं, इंडिया के केस में थोड़ा सा मेरे ख्याल से डिफरेंट होगा या उसके बाद जो है आपको देना है एविडेंस ऑफ बोनाफाइड मैरिज। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये होती है कि आपको साथ में कुछ ऐसी चीज़ें देनी है जिनसे ये साबित हो कि आपकी जो शादी है ये एक ऑथेंटिक शादी है। ये सिर्फ ऐसे नहीं हो गई कि मतलब सिर्फ वहाँ वीज़ा के लिए हो गई, इस तरह से हो गई। ये एक ऑथेंटिक शादी है जो कि शादी करने की नीयत से ही की गई है, आप दोनों साथ में रहने का प्लान करते हैं। ये चीज़ आप कैसे शो करेंगे? तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपकी जब शादी हुई हो तो आपने प्रॉपर फोटोग्राफी कराई हो, प्रॉपर आपके पास पिक्चर्स हों, ऐसी पिक्चर्स हो जिसमें आप दोनों की फैमिलीज़ भी बैठी हुई हों और आप दोनों भी मौजूद हो, आप दोनों की साथ में अलग से अगर पिक्चर्स हो वो। इसके अलावा अगर आपका जॉइंट बैंक अकाउंट हो, वो आप उसके स्टेटमेंट दे सकते हैं कि ये हमारा जॉइंट बैंक अकाउंट है, बैंक से निकलवा सकते हैं। इसके अलावा आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में जो गिफ्ट्स के एक्सचेंज हुए हों, कोई कार्ड दिए हों, कोई चीज़, बर्थडे, ये सब चीज़ें हुई हों, वो आप शामिल कर सकते हैं। आपको सुनने में लग रहा होगा कि अच्छा, हम ये इतनी सारी पर्सनल चीज़ें देनी होती है, पर ये देनी होती है। प्रूफ इसमें लिखा होता है कि प्रूफ ऑफ बोनाफाइड मैरिज, यानी मैरिज आपकी असली है, ये सिर्फ आप सिर्फ दिखावे के लिए नहीं करे, आपका वाकई मियाँ बीवी वाला रिलेशनशिप है। उसके लिए आपको इस तरह के गिफ्ट्स और जो है वो बैंक की रसीदें, अगर आपके हस्बैंड ने या वाइफ ने आपको पैसे ट्रांसफ़र किए हैं या आपने उनको किए हैं, जो भी है वो वाले स्टेटमेंट्स, इस तरह की चीज़ें एविडेंस बना के। तो अब ये हर एक का कंडीशनल होता है, किसी के पास गिफ्ट्स की रिसीट ज़्यादा होती है, किसी ने मनी ट्रांसफ़र ज़्यादा की होती है, किसी की फैमिली के साथ पिक्चर्स होती हैं। शादी की पिक्चर ज़रूर होनी चाहिए कि प्रॉपर दिखे कि शादी हुई है, आप दुल्हन दुल्हन हैं। तो ये होना ज़रूरी है, ये आपको शेयर करना होगा। ये मैंने बता दिया। उसके बाद जो है वो आपको, अच्छा ये याद रखिएगा कि इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो कि फ़ॉरेन लैंग्वेज में हो तो उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेटेड होना ज़रूरी है। तभी हमने जो निकाहनामा की बात की थी तो हमने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन हम ऐड करेंगे। इसके अलावा भी अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स सब में से दूसरी ज़बान में हो तो इंग्लिश ट्रांसलेशन ज़रूर उसकी साथ में देनी है। USCIS की जो यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज जो इदारा है जिसको हम ये सब चीज़ें भेजने वाले हैं, उसकी जो ये फाइलिंग फ़ीस होती है, जो कि मैंने लेटेस्ट जो चेक किया था वो $535 बन रही थी। वो फ़ीस जो है वो आपको वहाँ देनी है। तो वो किस तरह देंगे? जैसे क्योंकि हमने अपना डॉक्यूमेंट्स मेल के थ्रू किए थे तो हमने उसमें ही मनी ऑर्डर या चेक में से कोई एक चीज़ कर दी थी शामिल। अगर आप ये ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं तो फिर आप ऑनलाइन इसको जाके पे करेंगे क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो ये फ़ीस जो है वो आपने शामिल कर दी इसके अंदर। और एक और ज़रूरी बात, अगर आप में से किसी की भी पहले शादी हुई भी है या अगर आप दोबारा शादी हो रही है और जो स्पाउस है पहला वो उसकी डेथ हो चुकी है या कुछ भी इस तरह का हुआ है, तो उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी आपको ऐड करना होगा। यानी अगर मैरिज टर्मिनेशन का सर्टिफिकेट, यानी अगर किसी की पहले डिवोर्स हो चुकी है आप दोनों में से तो उसका सर्टिफिकेट लाजमी आपको शामिल करना है। या आप दोनों में से किसी का अगर कोई स्पाउस जो है वो उनका इंतकाल हो चुका है तो उनका डेथ का जो डिक्री फॉर्म होता है वो आपको साथ में शामिल करना है कि क्लियर हो कि आपकी पहली मैरिज तो नहीं हुई भी थी, स्पाउस थे या जो भी है, तो वो चीज़ शामिल करनी है लाजमी। तो ये जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपसे मेंशन किए। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इनको वन बाय वन मैं लिख दूँगी, तो इनको शामिल करना सबको इस पूरी जो एप्लीकेशन फ़ाइल करें, पिटिशन फ़ाइल करें, वो ज़रूरी। अच्छा, एक और चीज़ होती है, कुछ लोगों ने मुझे भी मेरे फाइलिंग के टाइम पे मशवरा दिया था कि एक स्मॉल कवर लेटर भी ऐड कर सकते हैं जिसमें आप बता दें ब्रीफली कि हमने ये डॉक्यूमेंट इसके लिए ऐड किए हैं और मैं जो है वो मेरे हस्बैंड को स्पॉन्सर करना चाह रही हूँ या मेरा हस्बैंड मुझे स्पॉन्सर, हस्बैंड खुद करेंगे। जो पिटिशनर होता है वो कहता है
कि हम जो है वो अपने स्पाउस को स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं और जो है हमारी शादी हुई है और ये हमने अपने डॉक्यूमेंट्स ऐड किए। तो एक ब्रीफ सा स्मॉल सा कवर लेटर भी लिख के इसके साथ साथ शामिल किया जा सकता है, पर ये टोटली इट्स अप टू यू। आप करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो नहीं करें। तो ये इसके ये एक अच्छा, तो अब हो गया ये कि आपने I-130 का जो फॉर्म था पूरा, जिसमें आपकी नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके एड्रेसेस, वो सारी चीज़ें आपने उसमें फिल कर ली। उसके बाद आपने जो ये सारे डॉक्यूमेंट जमा कर लिए, इन सबको एक प्रॉपर पैकेज के अंदर, जैसे कि हमने किया था वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, प्रॉपर पैकेज के अंदर सील करके अपने जो एड्रेस लिखा और उस पर इसको सेंड कर देना है। अब आपको ये सवाल आता है कि ये सेंड कहाँ करना है। तो ये चीज़, जैसे अगर आपके जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है हस्बैंड एंड वाइफ, जो भी पिटिशनर है, वो जिस स्टेट में रहता होगा तो उसको वेबसाइट पे जाके चेक करना होगा कि इनको कहाँ भेजना होगा, क्योंकि हर स्टेट की अलग रिक्वायरमेंट है कि उन्हें कहाँ सबमिट करना है। हम लोग क्योंकि मिशिगन में रहते हैं तो हमने जहाँ पे भेजा था, शिकागो या कहीं पे भेजा था, लेकिन अगर आप टेक्सास में रहते हैं तो आपको कहीं और सबमिट करना होगा। तो मैं उस लिंक को अपनी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, जहाँ से जो है वो आपको पता चल जाएगा कि वेयर टू सेंड दिस पैकेज, और उस एड्रेस पे आपको इसको मेल करना होगा। तो ये सबका सेम नहीं होता कि ये मेरा मिशिगन का था तो मेरा जहाँ जाएगा आपका भी जहाँ जाएगा, ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन इन विच स्टेट यू आर लिविंग। तो आपकी जो है वो I-130 की एप्लीकेशन इस तरह हो गई। आपने फॉर्म फिल कर लिया, डॉक्यूमेंट्स अटैच कर लिए, फ़ीस जो है वो आपने इसके अंदर ऐड कर दी और इस सब डॉक्यूमेंट्स को उठा के आपने मेल कर दिया उस एड्रेस पे जो आप अपनी स्टेट के हिसाब से देखेंगे। उसके बाद अगला सवाल होता है कि ये इसमें टाइम कितना लगेगा। तो ये चीज़ें जो पहुँचती हैं USCIS के पास, तो एज़ ऑफ अप्रैल 2022 मैंने जो रिसर्च में पढ़ा था, तो 5 से 16 मंथ्स तक जो है वो इसके अंदर लग सकते हैं। और क्योंकि पेंडेमिक है तो पेंडेमिक है और कुछ जगह नहीं है और था जो भी है, तो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो टाइम लिमिट पहले से तो ज़्यादा ही लग रहा है। अप्रैल 2022 के हिसाब से लिखा था कि 5 से 16 महीने लगते हैं इस चीज़ को अप्रूव होने में। सब चीज़ों ने क्लियर लगी। फिर वहाँ से जब ये अप्रूव होता है तो वो आपको एक रिसीट भेजते हैं कंफर्मेशन की कि जी हमें आपके डॉक्यूमेंट्स और आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिसीव हो गई है और अब हम आपकी ये चीज़ प्रोसेस करना शुरू कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी मंथ्स लेती है जब ये अप्रूव होकर आपके पास आता है कि हमारा जो है ये काम हो गया है और अब आप अगले स्टेप की तरफ चलें। तो वंस आपके पास जब वो रिसीट आ जाएगी कंफर्मेशन की कुछ महीने के बाद USCIS के पास से कि आपके डॉक्यूमेंट्स और हर चीज़ हमारे पास रिसीव हो गई है एंड नाउ वी आर प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, तो उसके बाद हम अगला स्टेप करेंगे और वो जो अगला स्टेप होगा वो आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो के हवाले से तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं, और कोई भी चीज़ मतलब उसमें कन्फ्यूजन हो रही है तो मुझे ज़रूर मेंशन किएगा। दूसरी चीज़ ये कि ये ऑब्वियसली मैं कोई इमिग्रेशन लॉयर नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैं ये सिर्फ उस बेसिस पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था और जो मैंने रिसर्च की थी और डॉक्यूमेंट्स ढूंढे थे और जो हमने अपना जो प्रोसेस था वो खुद से किया था, किसी लॉयर के थ्रू नहीं किया था। तो हमने उसके बारे में रिसर्च करते थे, पढ़ते थे और फिर अप्लाई किया, हर चीज़ खुद ही फिल की थी। तो मैं ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर भी मैं खुद भी जब अपना टाइम पे सारी वीडियोस देखती थी, इन्फॉर्मेशन लेती थी, लोग क्या कह रहे हैं, सब कैसे कौन से डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं हर चीज़ को क्रॉस चेक करती थी, डबल चेक करती थी। मेरे हस्बैंड करते थे, वो मेरे पिटिशनर थे, वो जाके हर चीज़ को वेबसाइट से कंफर्म करते थे, USCIS की वेबसाइट से कंफर्म करते थे। हर चीज़ वहाँ मेंशन होती है जो मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बताई है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और आप भी नहीं करिएगा कि अगर कोई वीडियो के थ्रू आप बस कंफर्म कर लें कि ये वाले डॉक्यूमेंट्स और हमें यही रखते हैं। क्रॉस चेक करना मस्ट है, क्योंकि अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट कम होगा या एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा या चीज़ें सही से फिल नहीं होंगी तो वो फिर एक्स्ट्रा टाइम बस ऐड हो जाता है आपके प्रोसेस के अंदर, क्योंकि वो हर चीज़ को इस तरह प्रोसेस करते हैं इन इदारों में कि जिसने पहले सबमिट किया उसका लाइक लाइन वाइज सबका होता जाता है। लेकिन अगर आपका कोई मिस्टेक हुई, उन्हें आपसे कोई डॉक्यूमेंट और चाहिए हुआ, तो फिर आपका उठ के एप्लीकेशन बिल्कुल पीछे चली जाती है और लोगों के जो आगे आए होते हैं वही फॉलोअप होते रहते हैं। तो इसलिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए, हर चीज़ को 3-3 4-4 दफ़ा चेक करना चाहिए और मल्टीपल
सोर्सेज से चेक करना चाहिए कि मैंने आपको एक चीज़ बताई है, आप वेबसाइट से ख़ुद भी चेक करें। और डिफरेंट फोरम्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं फेसबुक पे भी, उन पे भी उनको ज्वाइन करें, उनमें इंफॉर्मेशन आ रही होती है। तो जितनी चीज़ें मैंने इसके अंदर मेंशन की है, मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा को जो है वो लिंक कर सकूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, और जो है वो उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे कुछ फ़ायदा हासिल हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो नेक्स्ट स्टेप होता है, वंस योर I-130 एप्लीकेशन इज़ अप्रूव्ड, तो उसके बाद आपको क्या करना होता है। So stay tuned and have a great day.